अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और सिटी एट 10 का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ये है आपका शो जिसमें होती है आपकी बातें। अच्छा जी, आज दिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में एक की फैक्टर क्या होता है जो कि आपके स्ट्रेस में मज़ीद इजाफा कर देता है। और ट्रस्ट मी, इसके बारे में आप जितनी रिसर्च करते जाएंगे ना, जितनी रिसर्च करते जाएंगे उतना आपको आइडिया होगा कि ये है बड़ी छोटी सी बात लेकिन कितना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इट्स अबाउट लाई एंड मैनिपुलेशन। बहुत सारे लोग जो कि आपके ऊपर गैस लाइटिंग करते हैं, यानी कि आपको मैनिपुलेट करने के दीगर तरीके ढूंढते हैं। क्यों उनकी लाइफ स्ट्रेस में रहती है? उसके 3 रीजंस होते हैं। जब आप लाइज का या मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं ना, तो 3 चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। एक तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड, आप स्ट्रेस में आते हैं और आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इस मैनिपुलेशन को मैं किस तरीके से कैरी ऑन करूं। थर्ड, जब आप उस मैनिपुलेशन को कैरी ऑन करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक सोशली इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपके सोशल सराउंडिंग को कहीं ना कहीं इस तरीके से बिखेर देता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप किस तरीके से किसको जस्टिफाई करें या फिर आप चुप रहें। तो जब भी आप किसी को मैनिपुलेशन करते हुए देखें, जब भी आप देखें कि कोई आप पर गैस लाइटिंग कर रहा है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने चुप हो जाना है, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। इसकी आला मिसाल ये है कि माफ़ कीजिए, भूल जाइए और खुश रहिए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के ट्रैफिक के हवाले से, जो कि हम तकरीबन हर शो में ही या तो आपको कोई ब्रेकिंग दे रहे होते हैं या इस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं कि जी ट्रैफिक जो है शहर कायद में बहुत होता है, ओवर स्पीडिंग से परहेज़ करें। और अगर आप अच्छे तरीके से ड्राइविंग करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इससे आप महफूज तरीके से अपने घर पहुंच सकते हैं, ऑफिस पहुंच सकते हैं और जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। और इस वक्त मैं जो बात करने जा रही हूं, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जब आप टोटके बता रही होती है ना, तो डेफिनेटली हम बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। और ये जो टोटका है ना, ये बड़ा ही कोई रेलेवेंट टोटका है, क्योंकि रात को ना मेरी आंखों में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और यकीन करें कि मुझे आइसिंग करना पड़ी। ट्रस्ट मी, मुझे आइसिंग करना पड़ी और मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं किस तरीके से जो है ना इस प्रॉब्लम से निकलूं। वाकई बहुत जलन थी। और देखिए, मैं आपको वही टोटका बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी आंखों में हो गई है जलन, तो आपने क्या करना है? आपने ठंडे दूध का करना है इस्तेमाल। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि रुई के टुकड़े को ठंडे दूध में भिगोकर बंद आंखों पर 10 से 15 मिनट के लिए रखें। ये जलन को कम करने, आंखों को ठंडक देने और थकन दूर करने में जो है वो आपका मददगार साबित होगा और आपको फील होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो जलन से दूर हो गई हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सिटी अपडेट्स पे और सिटी अपडेट्स आपके साथ में शामिल करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सोने की कीमतों की। सोने की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं? क्या आसमान से बातें कर रहे हैं या फिर ज़मीन पर हैं? अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ है। सोने की कीमत में हो गया इजाफा। जी हाँ जनाब, तो जो सोना बेचना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल गोल्ड। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आलमी मार्केट में सोना $76 महंगा होकर $3,316 फी ऑन्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 7,800 रुपये महंगा हो गया। उसके बाद 1 तोला सोने की कीमत 3,50,000 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,687 रुपये महंगा हुआ और इसकी कीमत 3,68,000 रुपये हो गई। और फिर जो चांदी है, चांदी जो है वो 1 तोला चांदी 43 रुपये महंगी होकर 3,025 रुपये तक पहुँच गई है। तो जनाब, ये तो सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे, जो कि हम रोज़ आपको बताते हैं कि आज दुनिया भर में किस चीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और किस लिए मनाया जा रहा है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या की फैक्टर्स हैं। बात करेंगे एज़मा की। जी हाँ, ये जो एज़मा होता है यानी दमा, आज दुनिया भर में इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। एज़मा जो होता है, डेफिनेटली इसका ताल्लुक बहुत गहरा होता है आपकी सेहत के साथ, आपकी ब्रीदिंग के साथ। और आज का दिन इसलिए है कि आपके लंग्स को जो है किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सेहत को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से आपको इनहेलर यूज़ करने चाहिए, किन पौधों, पत्तों, फूलों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपको एज़मा ना हो, और किस वजह से ये एज़मा होता है, और जिनको होता है क्या इसका बाकायदा इलाज है या फिर आपको रेगुलर जो है वो इनहेलर यूज़ करना पड़ता है। तो जनाब, इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो आपको बताती हूँ कि गीना इनिशिएटिव फॉर एज़मा मनाया जा रहा है। इसका दिन है और इस दिन का बुनियादी मकसद लोगों को दमे से आगाह करना, एज आई सेड बिफोर। इसके अलावा
दमे का जो आलमी दिन है वो 1998 में पहली दफ़ा जो है वो मनाया गया था, उसको जारी किया गया था। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में दमे के तकरीबन 20 मिलियन मरीज़ हैं। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। ये सांस की बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है और कोविड वबा जैसी बीमारियों से बचने के लिए दमे का इलाज ज़रूरी है, जिसमें एहतियात और आगाही की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया जनाब इंटरनेशनल डे ऑफ एज़मा। अब दोबारा से सिटी अपडेट्स पर आते हैं और आपको बताते हैं कि पोल्ट्री के क्या रेट्स हैं। तो पोल्ट्री के रेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि चिकन जो है वो है 650, बीफ जो है वो है 1150, फिर मटन जो है वो है 2000 और फिर 200 अच्छा 200 है 2000। अच्छा जी, फिर एग जो है वो 260 रुपये दर्जन है। तो ये हो गई हमारी सिटी अपडेट्स। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट माश की दाल पे आते हैं। और माश की दाल के जो प्राइस हैं वो क्या हैं? माश की दाल के प्राइस हैं जी, होलसेल प्राइस हैं 405, फिर उसके बाद मूंग के प्राइस हैं होलसेल 3, फिर मसूर की दाल जो है उसके प्राइस हैं 250, फिर उसके बाद दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 340, फिर उसके बाद काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। तो ये तो हो गया जी हमारा दाल। अच्छा, अब आ जाते हैं मटन के ऊपर। मटन जो है वो 2000 रुपये, फिर अंडे जो है वो 240 60, जिस तरीके से मैंने अभी बताया। अच्छा, ये 240 रुपये दर्जन मेरी ख्वाहिश हो सकती है या मेरी ज़बान का फॉल्ट हो सकता है या फिर ये ख्वाब हो सकता है, क्योंकि अगर 20 रुपये कम हो जाएँ तो क्या बात है जनाब। अच्छा, बीफ बछिया जो है वो 1150, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं और मौसम का हाल कुछ इस तरीके से है कि भाई जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि कराची में बारिश, ओवरऑल सिंध में बारिश का इम्कान है और ये जो हवाएं हैं ये तेज़ हो सकती हैं, मौसम जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ कि आज दिन भर का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 11 बजे जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी एंड 12 बजे क्या रहेगा, 34, 36 और फिर 1 बजे 35, 2 बजे 37 सेंटीग्रेड। तो ये रहेगा मौसम। नाउ वी विल मूव ऑन दी वेजिटेबल प्राइस। अभी आपको बताते हैं कि आपने सब्ज़ी नहीं ख़रीदी है, बल्कि मैं भी कल अम्मी को कह रही थी जब मेरा शो आता है ना तो आप मेरे शो देखा करें और उसमें पहले आप प्राइस चेक कर लिया करें, ताकि जब सब्ज़ी वाला घर पर आए तो आपको बड़ी आसानी हो, ताकि आप आसानी से उन प्राइजेस को बता सकें कि जी एक्चुअल रेट ये हैं और आप इस रेट पर दे रहे हैं। तो जो वेजिटेबल के प्राइजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो हमारी सब्ज़ियां हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं ये ज़रा पहले आप देखें। टमाटर स्किन के लिए मुफीद 29 रुपये, आलू आँखों के लिए 69। अच्छा, इसके बाद लहसुन 196, बीपी में बड़ा काम आता है। इसके बाद अदरक 391 और इसके बाद गाजर, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी है 100 और तुरई जो है 81 है। इसके अलावा जो है लौकी 46 पर है, फिर उसके बाद फूल गोभी 92 पर है, फिर उसके बाद खीरा 155 एंड वी हैव भिंडी 138, देन वी हैव प्याज 35, देन वी हैव टमाटर 29, देन वी हैव आलू 69 और दोबारा से आलू आ गए। अच्छा जी, लहसुन जो है वो 196 है और उसके बाद जो है अब इट्स मी योर होस्ट सबा शेख। अच्छा जी, अब देते हैं हम करेंसी रेट्स की। तो करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं ये जानते हैं ज़रा और आपको बताते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं। तो आज दिन भर करेंसी रेट्स जो हैं, जो स्टैटिक रेट्स होते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं ताकि आपकी आसानी हो। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 183 पे है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 201 पे है, यूरो डॉलर जो है वो है 320 और कुवैती दिनार जो है 915 पे है, यूके पाउंड 375, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 317, यूएस डॉलर 282। तो जनाब ये तो हो गया माल का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसके अलावा अब शो में बहुत कुछ है जो कि आपके साथ में शेयर करना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने और महराज भाई ने ज्वाइन किया हमें टॉप स्टोरीज़ पर, इनसे हम करेंगे बातें। अशरफ भाई, बिफोर दैट कि मैं बाकी ख़बरों का जिक्र करूं या बाकी ख़बरों के ऊपर जाऊं, अब ये ओवरऑल करंटली कराची में
क्या सिचुएशन है, आज की खबर क्या है, क्या चल रहा है शहर, किस डगर पे हमारा शहर चल रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही है। पानी की जो है पाइपलाइन फट रही है, एहतजाज भी एक दो दिन पहले चोरियां हो रही हैं, करंटली चोरियां हो रही हैं। मतलब जो टॉप स्टोरी है ना, वो बताएं कि इन तमाम टॉप स्टोरीज में से आजकल पॉपअप अभी क्या है सुबह सुबह? अभी सब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉप अप स्टोरी अगर हम देखें तो मैं पूरे कराची में देखें कि उसमें से सिर्फ हम हमारे दफ्तर की बात करें तो हमारे दफ्तर में 12 घंटे में 2 लोग लूट गए। हमारे दफ्तर में? हाँ, हमारा एक रिपोर्टर है, 3 हो गए, सॉरी एक और अपडेट आ गई। अब हाँ, मेराज साहब भी उसमें इन हो गए। यानी कि आप शहर की सिचुएशन है कि एक हमारा दफ्तर है, उसमें तकरीबन 180 लोग हैं, उस 180 लोगों में से 3 लोग 12 घंटे के अंदर उनके साथ वारदातें होगी। अब ये सिचुएशन है। और क्या है वारदात? पहली है कि हमारे एक रिपोर्टर को, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमाद, उनको जो है गुलशन में उनको लूट लिया गया गन पॉइंट पे, मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह ले गए। सेकंड ये हुआ है कि हमारे असाइनमेंट डेस्क के हैं जो दिन में होते हैं, जोहेर साहब, वो बस में आ रहे थे तो मोबाइल निकाल लिया उनका किसी ने। अब अभी मिराज साहब जो हमारे क्राइम डेस्क हेड हैं, ये घर से निकले, इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी तो इनका राइट साइड का कोई मिरर तोड़ के चोरी करके ले गया। सही। अब आप ये देखें कि जो हम एक दफ्तर की बात करें, वहाँ पे 12 घंटे के अंदर लोग जो हैं वह इफेक्टिव हो गए। अब आप सोचें कि हर कोई कितना परेशान होगा इस शहर में ना, मतलब कि आपके साथ कभी भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब ये है, ये वारदातों का स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहे हैं। दूसरा साथ में जो पानी का कहा आपने, और इवन के वो 3 दिन तक उन्होंने काम किया यूनिवर्सिटी रोड में, जो मीन मतलब 84 इंच का, मतलब 84 इंच के डाया था, यानी 7 फीट, यानी पूरा 7 फीट का डायमीटर आप घुमाएं, इतना बड़ा पाइप जो उसमें करोड़ों गैलन सप्लाई होता था, वो बंद था। सही। और चांदनी किसकी हुई थी आपको पता है? पूरे वाटर टैंकर जो है वो जो 5000 का था वो 7000 का, जो 7000 का था 10,000 का। तो माफिया तो हो जाती, उनको पानी मिल रहा था, आधे शहर को नहीं मिल रहा था। आधे शहर को नहीं। अब वो क्या हुआ है कि वो रिपेयर हो गई है। उन्होंने कहा था 16 घंटे के बाद मंडे को पानी की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन अभी भी शहर जो है प्यासा बैठा हुआ है। अब तकरीबन 5 दिन हो गए। अब ये वो चीज़ें हैं, जैसे मेयर कराची चेयरमैन हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, बाकी जो और हैं डिप्टी मेयर हैं, ये सब है। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो शहर की चीज़ें देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर वो पाइपलाइन, अभी भी मैं आ रहा था और मैं दुआ करते हुए कसम से आया हूँ, क्योंकि मेरा गुलशन से आते हुए ट्रैक है, वो वहाँ पे एक बड़ी वाली मशीन काम कर रही थी। सीरियस मैंने रास्ते में ट्रैफिक जाम, मैंने हाँ मैं अल्लाह के वास्ते ये पाइपलाइन ना टूटे। वो वहीं पे फिर काम कर रहा है, वहीं पे बस जहाँ से पाइपलाइन जा रही है। अच्छा, वही यही बात, मतलब अब इशू सारा ये आता है कि जिस तरह से हमारा शहर है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, महराज भाई, जो हम बात करते हैं ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक टॉप स्टोरी ऐसी ज़रूर होती है जिसमें हमारा शहर जो है उसमें चोरी, डकैती, पानी, अगवा या फिर इस तरह की कोई वारदात हुई हो जिसमें किसी की जान चली गई हो। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट हैपेंड विद यू, आपका जो गाड़ी का आप बता रहे हैं कि कहाँ से कैसे चोरी हुआ, उधर कोई सीसीटीवी फुटेज या जिधर गाड़ी खड़ी थी कुछ ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल है। वो एक्चुअली हुआ ये कि फिरोज़ाबाद थाने की हदूद है, तारिक रोड पे मैं रहता हूँ। सही। तो फिरोज़ाबाद थाने की हदूद है? जी हाँ। तो PCCS ब्लॉक 2 है वो। अच्छा, वहाँ पर वारदातें बड़ी में इत्तेफाक से कल वहाँ पर एक गली में वारदात हुई, एक नई गाड़ी का पूरा पैनल 4.5-5 लाख रुपए का पैनल निकाल के ले गए। रात को मैंने उसकी CCTV कलेक्ट की कि भाई आज हम उसको ब्रेकिंग करके बनाएंगे। यकीन कीजिए, रात को 1:30 बजे 1:15 बजे मैं उसके टिकट्स वगैरह बना रहा था कि यार कल इसको मैंने ब्रेक करना है। अच्छी फुटेज थी और आई थी। अब बहरहाल मैं सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए जब घर से निकला जी, तो भाई महराज भाई आपका बड़ा दिल गुर्दा, आपको बड़ी हंसी आ रही है, हमें तो मतलब अफसोस हो रहा है। देखिए बात बताओ क्या, बात ये है कि हम तो इतने यूज्ड टू हो चुके लोगों की वारदातें देख देख के कि अपना दुख जो है वो जरा कम लगने लगता है। दूसरों के दुख देखते हैं ना ज़्यादा, तो फिर अपना कम लग रहा होता है। तो रात को ही मैंने देखा कि एक बंदे का 4.5-5 लाख रुपए का पूरा पैनल ही निकाल के ले गए। तो जब सुबह में उतरा तो चौकीदार ने मुझे बोला कि वो जो आपकी गाड़ी है दूसरी, उसका जो है साइड मिरर कोई ले गया। तो फिर मैं उस तरफ गया, तस्वीर खींची मैंने उसकी, जाके मैंने कहा भाई क्या सीन है, बहरहाल ले गया। तो बात यह है कि इस वक्त हो ये रहा है कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो सड़कों पे हो रही हैं और गलियों में हो रही हैं, वो तो हमें कहीं ना कहीं कैप्चर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब ये जो ग्रुप है जिस पर ख़ास तौर पे ये जो कचरा चुनने वाले अफगानी ये शामिल हैं, ये जो है लोगों की जो नई जो गाड़ियाँ हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं, उनके साइड मिरर्स को और उनके पैनल्स को चोरी करने की वारदातें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं शहर में। तो ये ख़ास तौर पर गलियों में आप अपनी गाड़ी जब खड़ी करते हैं
क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे शहर में। तो ज़्यादातर लोग जो अपने घरों के बाहर या फ्लैट्स के बाहर नीचे गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं, तो अब उसके साथ ये मुसीबत है कि सुबह जब वो अपने घरों से निकलते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उसमें गायब होती है। पुलिस की नफरी का रोना, मतलब मुझे 24 साल हो गए फील्ड में, उस वक्त के आईजीबी और आज के आईजीबी पुलिस की नफरी के कभी का हमेशा रोना रोते हैं। सही बात है। अच्छा, सिक्योरिटी में अब आप देख रही होंगी कि आप शहर फैसल के सफ़र करें या कहीं और सफ़र करें, आपको एक एक गाड़ी के पीछे दो पुलिस की मोबाइलें सिक्योरिटी के लिए जाती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, खवास को जो बड़े लोग हैं उनको सिक्योरिटी फराम कर दी जाती है थानों की नफरी कम करके। थानों में अगर नफरी हो और थानों की नफरी गश्त करे तो शायद कोई वारदातों में कमी आए, लेकिन थानों में नफरी की सूरत यह है कि भाई अगर 100 की स्ट्रेंथ है वहाँ पर, तो वहाँ जो है 40 लोग काम कर रहे होते हैं और बाकी सारे जो है वो सियासतदानों की या उलमा की या बिजनेसमैन्स की, इनकी जो है सिक्योरिटी उस पर मामूर होते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है वारदातों की। बात यह है कि अब तो लोगों को आदत पड़ चुकी है और हमें भी आदत पड़ चुकी है कि भाई इसी तरह जीना है, पानी आपने खरीद के पीना है, ठीक है जी। कचरा आपका जो है अफगानी उठा के लेके जाएगा, आपको उसको भी पेमेंट करनी है, सही है। गैस का सिलेंडर आपने खरीद के भरवा के अपने घर पे रखना है क्योंकि गैस नहीं है। ये इस मेगा सिटी का हाल है। अच्छा, अब आप आ जाए सिक्योरिटी पर, तो थाने जाके आप क्या कर लेंगे? मतलब मेरे जैसा आदमी जो कि मैं क्राइम रिपोर्टर भी हूँ, मेरे जहन में बिल्कुल ख्याल नहीं कि मैं थाने जाके अपने इस जो मेरे साथ वाकया हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, क्योंकि मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि मेरी चीज़ वापस मिल जाएगी। तो हम सबका ये हाल है कि हम बिल्कुल किसी भी इदारे पर एतबार करने के लायक छोड़ा ही नहीं है किसी ने हमें। तो बहरहाल जी, अल्लाह से तो खैर शिकायत कर सकते हैं, बाकी हमारे शहर की सूरत हाल तो बस अल्लाह ही बेहतर करे, क्योंकि यहाँ के लोग इस मामले को बेहतर करने में संजीदा बिल्कुल नहीं है। संजीदा जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, एक और खबर है और वो ये है कि सिंध में 15 जून से जो है वो प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई है और यही कहा गया है कि भाई आप लोग अगर इसकी पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो आपके सज़ा है या जो जुर्माना है वो आपको होगा। अशरफ भाई, थोड़ा सा ये बताएं, क्या वाकई प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और लोग मान लेंगे? पहली चीज़ ये तो 20 साल से सुन रहे हैं। हाँ, अगर आप हिस्ट्री निकालें, गूगल पे लिखें ना, तो ये खबरें 20 साल से आ रही हैं। हाँ, एक इजलास होता है, रिपीटेशन में ये खबरें होती हैं, नोटिफिकेशन निकल जाता है, टिकट दे देते हैं, मीडिया पे चल जाता है। 20 साल में आपको नजर आए कि थैली खत्म हो गई है? नहीं हुई ना। नहीं अब हुई, ये है कि थैली ठीक है, ये आप कह रहे हो कि आप जो कचरे में बना के फेंकते हो वो गलती नहीं है ना, ख़त्म नहीं होती है, मिट्टी में डिजॉल्व नहीं होती है। अब ये जो फैसला कर रहे हैं तो पूरे शहर में आप देखें कि वो थैलियाँ, जो सामान लेगा वो थैली, ठेले वाला थैली, केले वाला थैली, सब्जी वाला थैली, तो थैली दे रहा है, तो मिल रही है ना थैली, वो घर में तो नहीं बना रहा है। जी जी। और वो आप ये देखें उसकी वो मॉलिक्यूलर ग्राम के हिसाब से होता है, थैली का वजन के हिसाब से ना। तो जितनी आपकी वो वाली जो सस्ता प्लास्टिक जो यूज़ करके पतली थैली जो बनती है ना, वो इतनी डेंजरस होती है कि आपको हार्मफुल होती है। कि मुख्तलिफ अगर आप वो प्लास्टिक के दाने डाल के ना, वो क्रश कहलाता है। आपने देखा होगा बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें सब जमा करके लेके जा रहे होते हैं, देखा हो पूरा बड़ा सा बोरा होता है मोटरसाइकिल पे जो लेके जा रहे होते हैं, गधा गाड़ी पे लेके जा रहे होते हैं, वो आपका जैसे कि कच्ची आबादी है वहाँ पे जाती हैं, उसको क्रैशिंग करते हैं, क्रैशिंग करने के बाद उसका दाना बनता है, उस दाने से प्लास्टिक के थैलियाँ बनती हैं। वो इतना इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है कि जब वो आप इस्तेमाल करें उसमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल से ना आपका रिएक्शन हो रहा होता है। अब आप उसमें आप थैली के अंदर सब कुछ डाल रहे हैं, गोश्त डाल रहे हैं, आप खाने पीने की चीज़ें डाल रहे हैं, तो रिएक्शन करता है वो ना। अब वो क्योंकि हैज़र्ड है, वो आपने देखा होगा बाहर मुल्कों में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होता है या दूसरे प्लास्टिक होते हैं, उसको वो कहते हैं रिसाइकिल करने के लिए, आप फेंक दें वो ख़त्म हो जाती है। अब हमारे यहाँ क्या, उसी बोतल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे एक नॉर्मल सा है ना, पानी की बोतल हम लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक या पानी की वो घर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आपको ये समझना होगा कि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है इंसान ने बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं हो सकती हैं, सही, ठीक है, लेकिन बनाई हैं और हम केमिकल रिएक्शन मतलब प्लास्टिक का दाना कुछ चीज़ें करके, तो वो जो हम यूज़ करें तो उसका टाइम फ्रेम होता है। अब वो जब पुरानी होती जाती है तो उसका केमिकल रिएक्शन, आप पानी डाल रहे हैं, आप सोचें उसके अंदर डाला, आपको लगा प्लास्टिक में सेफ़ है, हम वो देखा होगा रिक्शे में चल रहे होते हैं, वो रखा हुआ है उसने, मतलब वो पेट्रोल डाला हुआ है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जो है रिएक्शन करता है। अब वो बहुत डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए। और ये साथ में जो हम ये कर रहे हैं कि हमने ये दे दिया, आपने कहा कि 15 जुलाई की आप अगले साल 2026 15 जुलाई भी बोल देंगे ना, हम बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे। सही। तो 15 जून जी नहीं, ये वही 15 जून में बोल रहा हूँ, अगले 2026 में भी ये ख़त्म करके दिखा दें। पूरी एक सिस्टम चल रहा है,
मैंने आपको क्या बताया, ठेले पे जाएं, सब्जी लें, फल लें, दुकानों पे जाएं, कहाँ ख़त्म करेंगे? मतलब आप नहीं कर सकते ना, ये पूरा आपको उसका निज़ाम लाना पड़ेगा। आप उसको ये लाएं कि प्लास्टिक की थैली अगर ख़त्म करें तो बोलें कि भाई घर से लोग जो है ना, घर में थैले पुराने ज़माने में याद नहीं है, वो थैले घर में नानी अम्मा और ये सब बनाते थे, वो घर का कपड़े का थैला बना लें या कागज़ का वो इस्तेमाल कर लें। मगर हमारे यहाँ जो है ना, अच्छी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ये सोच नहीं है कि हम कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं एनवायरनमेंट को। गाड़ियाँ धुआं देते हुए जा रही हैं, कुछ नहीं होता यार। हम वो जा रहे हैं, दरवाज़ा खोलेंगे, वो जो चीज़ फेंकनी है जहाँ पे भी फेंक दो। एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है इस वक्त पूरी दुनिया का कंसर्न है, इसमें अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कराची देखें, कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, आपके पास दरख्त नहीं है। आप गर्मियाँ देखें ना, अभी पूरे सिंध तक आ गई बारिश। अभी हम अंदर यही बात कर रहे थे, बारिश बारिश बातें कर रहे थे, 5 मई से बारिश होगी, नहीं हुई। बुनियादी वजह ये है कि दरख्त ही नहीं। आप देखें, आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? हम आ रहे हैं, हम इंडस्ट्री एरिया में बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे दरख्त दिखा दें मुझे। जो थे वो काट दिए गए, जो थे वो काट दिए गए। महराज भाई, आवाम करेंगे इम्प्लीमेंट? आपको लगता है 15 जून से बिल्कुल थैलियों से पाक कराची पाकिस्तान या आपका घर के इतराफ या शहर गली मोहल्ले हमें ऐसे दिखेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बचती है। अब मामला यह है कि अवेयरनेस हमें भी होनी चाहिए ना। देखिए, मुझे भी बस जल्दी है ना, मैं गया दूध की दुकान में, जल्दी से शॉपर बनाओ यार, शॉपर बना के निकाल दो। फ्रूट लिया मैंने, भाई शॉपर में डालो, बस मैं निकल जाऊँ, बाइक पे लटका लूँ, जल्दी जल्दी मैं निकल जाऊँ। तो ये हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इससे ये अगर हमारे लिए मुझे सेहत है, इससे नुकसान हो रहे हैं और उसके बाद ये रिजॉल्व भी नहीं होती है। 10 किस्म के मसले हैं। आप जाएँ ना, कराची के नाले आज तक कभी साफ़ नहीं हो पाए, ठीक है ना। अभी बारिशों का ऐलान वैलान हुआ, अभी नालों की सफाई का शुरू होगा, एक बड़ा लंबा बजट इसका पास होगा करोड़ों रुपए में। अच्छा, नतीजा कोई नहीं। टाइम पे आप जाके देखें, वही शॉपर वही प्लास्टिक की थैलियाँ आपको उन नालों में नजर आएंगी। कि देखिए रीजन क्या बन रहा है, रीजन यही प्लास्टिक है ना, जो आपके नालों को चोक कर रहा है। कचरा लोग फेंक रहे हैं, चलो कचरा किसी न किसी तरह निकल जाता होगा, लेकिन प्लास्टिक का आइटम कहाँ से निकलेगा? तो बात ये कि तो हमें खुद ये देखना होगा कि भाई हम जैसे बताया अभी अशरफ भाई ने, वाकई में मुझे बिल्कुल याद है, मेरी दादी भी नानी भी, मैं उनके साथ भी बाजार कभी जाता था तो टोकरी होती थी उनके हाथ में। आप तो अभी बात करें, आप तो पुरानी बात करें, स्टिल अभी जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, अगर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएं तो मैं बिल्कुल तो नहीं कर सकती उनके नाम, लेकिन वो बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत, उन्होंने कपड़ों के जो है वो शॉपर्स बनाए हुए होते हैं और वो बहुत काम आते हैं और वो बहुत रीजनेबल भी होते हैं, बड़े अच्छे भी लगते हैं वो और बड़े क्यूट से होते हैं और उसके ऊपर जो है ना काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐड ऑन भी हुई होती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कोई पुराना ट्रेंड है, ये कोई बहुत अजीब सी बात है, ये फैशन में भी है कि बहुत सारी आप देखेंगे कि लेडीज़ जो है ना, उन्हें इस तरह से कपड़ों के बड़े खूबसूरत से शॉपर लिए होते हैं और उन्हें हैंग किया होता है और वो जारी होती हैं। लेकिन इसके बाद आपने एक राज की बात नहीं बताई। क्या? कि जब सारी शॉपिंग आप कर लेती हैं तो उसके बाद एक आवाज़ आती है आपके काउंटर से कि मैडम ये शॉपर भी चार्ज कर लूँ इसमें। हाँ जी, अच्छा, तो वो आवाज़ आती है और फिर उसके बाद आप ऐसे करके देखते हैं कि अच्छा कपड़ों ये इसके अलग से पैसे हैं। अच्छा, और महराज भाई मज़े की बात ये है कि हम लोगों को पता है कि उसके पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतने ही शौक से उसको देखते हैं। अच्छा, आप भी, आपकी शॉप पे भी शॉपर के पैसे चार्ज किए जाते हैं। चले जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। वेलकम बैक। तो जनाब, इस वक्त खुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मिसाइल के हवाले से और अभी जो एक नई खबर आई है जिसमें खुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़ ने टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम 2025 को मुस्तरद कर दिया, उस पर बात करने के लिए काटी के जो सदर हैं जुनेद नकी साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सबा, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये जो आपने मुस्तरद किया है इसको, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस आया अभी 3 दिन पहले जी, इसको मुस्तरद करने की वजूहात कुछ इस तरह से हैं कि मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि एफबीआर ने अपने जो महसूलात के जो टारगेट हैं वो तकरीबन जो पूरे साल के 12.5 ट्रिलियन के तकरीबन जो है वो रखे हुए हैं, उनके टारगेट्स हैं। उनके मंथली जो है वो रिव्यूज़ होते हैं, जो
अप्रैल एंड का जो मंथ है उस पे जो रिव्यू आया उस पे वो शॉर्टफॉल बढ़ते बढ़ते जो है वो इस अप्रैल में तकरीबन 325 साढ़े 300 का शॉर्टफॉल हुआ और अब वो बढ़ते बढ़ते 850 अरब पे पहुंच गए। सही। तो उनको और कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उन्होंने जो है वो ये बेहतर समझा कि एक तलवार निकाली जाए और गर्दन उड़ा दी जाए। हमने तो इस ऑर्डिनेंस को इसी तरह इंटरप्रेट किया है कि जी शबखून मारा गया है। हाँ। और ताजिर को ये कहा गया है कि कानून से ऊपर निकल गया है FBR। अब कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी का टैक्स का कोई केस भी होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया और अपील में अगर उसने सारिफ ने कंप्लेनेंट ने जाना है तो वो उससे पहले ही एट सोर्स बैंक से वो पैसे जो है वो एट सोर्स मिन्हा कर लिए जाएंगे। सारिफ को कोई कंप्लेन करने का, कोई अपील करने का कोई जो है वो वक्त नहीं दिया जाएगा। ये नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जी मैन्युफैक्चरिंग और जो आपकी जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है सारा फैक्ट्री में, उसके लिए नुमाइंदे आएंगे और वो देखेंगे कि जी रॉ मटेरियल कहाँ रखा जा रहा है, इन्वेंट्री कहाँ रखी जा रही है और प्रोडक्शन फ़्लो किस तरह हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करप्शन को जो है वो फ़रोग़ देंगी। तो इसलिए हमने जो है वो इस ऑर्डिनेंस को, इसमें और भी बहुत सारी क्लॉज हैं, डिटेल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारी कोई नासमझी हो, हम न समझ सकें हो, वो हमें समझा दें। तो उनके साथ बैठ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कि जी बताएं इसका मकसद क्या है, आपके शॉर्टफॉल से ताजिर का क्या कसूर कि आपने ये तलवार जो है वो लटका दी है इसके ऊपर। आपने पहले सर्वेलेंस कैमरे की बात की थी, अब आप जो है वो आदमी भेजेंगे। तो ये एक ना समझ आने वाला एक ऑर्डिनेंस था जिसको पूरी मुल्क की, सिर्फ ये नहीं कि इसको कोरंगी एसोसिएशन ने, मुल्क की पूरी ताजिर बरादरी आप देखें खैबर से लेके गवादर तक हर चैम्बर, हर एसोसिएशन ने इसकी आवाज़ बुलंद की है और इसको यकसर मुस्तरद किया है। सही। अच्छा सर ये बताएं कि ठीक है मुस्तरद तो कर दिया, इसके बाद अब क्या फॉलो अप क्या मिला आपको, क्या रिएक्शंस में क्या समझ आ रहा है कि भाई ये डेवलपमेंट हो सकती है, हमारी बात अब मानी जाएगी या हम किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएंगे, आगे किस तरीके से फिर गो थ्रू होंगी चीज़ें? देखिए सबा साहिबा, अभी बहुत करीब है ईद उल अज़हा का मौका है। आप किसी जानवर को, चाहे वो बीमार हो, जिसकी कुर्बानी जायज़ नहीं हो, फिर भी आप पकड़ के अगर उसको उसके गले पे छुरी फेर दे तो बेचारा क्या करेगा? हाँ। तो हमारे गले पे छुरी फेरी जा रही है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? सरकार से तो नहीं लड़ सकते। जो जी मनमानी आए, हमने कल ये कहा है कि जी अगर इसके ऊपर जो है वो गौर नहीं किया गया, इसको वापस नहीं लिया गया, तो फिर जो है वो हम अपनी चाबियाँ जो है वो फैक्ट्री की जो चाबियाँ हैं वो दे देंगे और फैक्ट्री जो है वो FBR और फेडरल गवर्नमेंट चला ले। हाँ। हम जो है वो ये काम नहीं कर सकेंगे। सही। अच्छा सर फिर ये बताएं कि इस तरह से तो फिर कियोस्क क्रिएट होगा, डेडलॉक होगा और फिर उसके बाद चीज़ें आगे फिर उस तरीके से गो थ्रू नहीं होंगी, तो फिर इस आपको क्या लगता है कि जो आप जिस तरीके से अपना प्लान बता रहे हैं, स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसका असर होगा, वो इफेक्टफुल होगा, फिर चीज़ें चल पड़ेंगी आगे? देखिए हमारा कोई जो है वो लाइजॉन कनेक्टिविटी फेडरल गवर्नमेंट जब से पावर में है, ये नई गवर्नमेंट 1.25 साल हो गया है, तो हमारा लाइजॉन और कनेक्टिविटी अच्छी है और वो बिजनेसमैन के साथ बैठते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे और ख़ास तौर पे FBR के मामलात जब आते हैं तो हमें नहीं समझ आता। अभी पिछले महीने की बात है कि हमारे एक कंप्लेनेंट थे जिनकी पूरे पाकिस्तान में कोई 42 आउटलेट्स हैं। मैं उनके साथ जो है कंप्लेन लेके कि जी देखिए कि इनके POS सही काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास सारे मौजूद हैं। मैं चीफ़ कमिश्नर से मिला और चीफ़ कमिश्नर साहब फरमाने लगे कि नहीं जी आप देखें अब ईद का सीज़न चूँकि आ रहा है तो हम भी इसी तरह कार्रवाई करते हैं, हम वो सील कर देते हैं जो आउटलेट्स हैं ताकि आपको ईद के सीज़न की वजह से दुकानें खोलनी पड़े। हाँ। तो फ़ाइन आप बहरहाल, तो आप ये देखिए कि इनको जो है वो टारगेट्स पूरा करने के लिए ये ओछे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए एक मायूसी की शक्ल हमें आ रही है FBR के मामलात में। बाकी चीज़ों में आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे मुतालबात रहे कि जी ये जो टैक्स पॉलिसी है, आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी, ये चले 1% से ही वो कम होते होते 11% पे आधा, एक साल में आधा सफ़र तय कर लिया है। हाँ। समझ लें आधे से ज़्यादा, बल्कि उन्होंने कहा है कि जी इसको हम सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, 7-8% पे ले आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि जो है वो शरह नमूद आपकी जो अफरात ज़र है वो बहुत कम इस वक्त रिकॉर्ड नीचे चली गई है, तो इसलिए ये बनता नहीं है। तो बाकी बहरहाल जो मामलात फेडरल के साथ हमारे चल रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जी उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है और उसको भी कम किए, एनर्जी प्राइसेस जो हमारा मुतालबा रहा है कि जी, और उस पर आगे भी आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है
कि जी जो बाकी चीज़ रह गई वो भी होगी, लेकिन FBR के मामलात में किसी भी सूरत में हमें नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा प्रेशर है, नहीं, क्या तो बात। है, मैं जुनेद साहब से वो करूँगा कि जैसे एडवाइजरी बोर्ड में भी मैं हूँ, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में, तो वहाँ पे भी बात होती है। तो मेरा यही है कि जैसे कि ना मैंने ये तो हमारे कुरंगी में और हमारे एसोसिएशन जो है हम इसी में ही हैं इंडस्ट्री एरिया में, तो इनसे बात ज़्यादा होती रहती है। इसमें यही है कि भाई देखे जो टैक्स दे रहा है ना, आप उसी का गला दबा रहे हो ना, या कपड़ा भी निचोड़ रहे हो तो कितना निचोड़ेंगे आप। वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका सर्विसेज सेक्टर है। बहुत सिंपल सा बताएं, यहाँ आप डॉक्टर को देखें, वकीलों को देखें, आप बोल नहीं सकते ना इन्हें, ना FBR बोल सकता है। वकील जो चार्ज करते हैं ऑफिशियली, क्योंकि अर्न कमीशन जो होता है ना वो सर्विसेज पे होता है। अब जैसे मैंने इनको सर्विसेज, मैं इनका वकील हूँ, मैं सर्विसेज दी तो उसके ऊपर 10% टैक्स है, हायर टैक्स रेट है उसमें। अब मैंने उसकी सर्विस चार्ज दिया, इनसे मैंने कोई केस लिया, हम वकील जो है इतने बड़े बड़े कि एक केस के 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ लेते हैं, लेकिन अनऑफिशियली आप देखें 5 करोड़ है, लेकिन ऑफिशियली देखें तो 5 लाख रुपए भी नहीं बनते हैं। ये बैठे हुए इनको भी पता है। अब मेन ये है कि आप जो टैक्स नेट में नहीं है, एक एग्रीकल्चर इनकम, IMF क्या कह रहा है कि हर इनकम पर टैक्स होना चाहिए। सही। ये FBR का मेन लोगो भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहा है ना उसी के ऊपर। अब जैसे ये इनकी फैक्ट्री है, अब वहाँ ये अपना काम कर रहे हैं, वो एक FBR का बंदा आके बैठ जाएगा, ये अपना काम करे उसको जवाब दे, नहीं हो सकता है। अब दुकानों पे कितने लोग FBR को ये नहीं पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान को छोड़े कराची में अगर FBR बता देना कितनी इंडस्ट्री है, मैं चैलेंज करता हूँ इनको, मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि ये बता दें कराची में 7 इजला हैं और कितनी दुकानें, शटर पावर कितनी है। FBR के अफसरान ये बता दें, पहले अपना काम कर लें, फिर आप चोर बोलना शुरू करें। अपना काम करते नहीं। FBR के अफसरान को देखें, चीफ कमिश्नर जाके आप देखें इनकी प्रोसेस, इनकी अप्रेजर जो होता है कस्टम अशरफ भाई, जिस तरीके से अभी सर भी बात करें, आप भी बात करें, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं या सर खुद सदर हैं काटी के, जिस तरीके से उन्होंने बताया, आम लोगों के लिए भी अगर इस तरह की सूरत हाल हो, जो आम एक नॉर्मल बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है या किसी कोई कारोबार से वाबस्ता है, अगर उस तरह के उसके साथ भी इस तरह के मामलात हों तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में आ जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार अगर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए या उसमें जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर आसानी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और लोग मेरे ख्याल में 200 टाइम मोर इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि जी वी हैव टू पे टैक्सेस। तो जो आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं ना कि जी ये तो एक तरीके का हिरासानी का बनता है, तो उसके ऊपर अशरफ भाई थोड़ा सा बताएं कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा FBR को अपना तरीक़ेकार चेंज करने की ज़रूरत है? देखें, इनका जो सिस्टम है ना, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ये भी करते हैं तमाम बिजनेसमैन, इनका पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है ना। सही। इन्वेंट्री कंट्रोल आई, कितना बना, कितना माल की प्रोडक्शन हुई, वो चला गया। अब मैं इनको ये बोलता हूँ कि आप बहुत खबरें चलाई हमने, हम भी थक गए हैं, क्योंकि इनको करना ही नहीं है ना। आप इनको अगर आके मॉनिटर करना है तो आप उनको क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे जो आपके आंखों के सामने पैसे बना रहे हैं और चोरी करते हैं। आरती आप यकीन करें, जो एक गंदुम का काम करता है आरती, अरबों रुपए की उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती है। वो आरती एक मिडिल मैन जिसे कहते हैं, यानी कि आपकी गंदुम में, मैं यहाँ खरीदार हूँ, बीच में वो पैसे बना रहा है, किसी और के जिसके पैसे बना रहे हो सब असेंबली में बैठे हुए हैं। अब उनके जो पैसे बन रहे हैं तो आप FBR उनको क्यों नहीं पकड़ता है? पकड़े ना, वो उसके अकाउंट डिटेल है ना, आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, आप उनको चेक करें। ये जो एग्रीकल्चर जो इनकम है, आप हैरान होंगी कि अरबों रुपए का ये गेम है। 6000 अरब रुपए ऑन कैटेगोरिकली प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। 6000 अरब रुपए जो है आपकी ट्रांजेक्शन होती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम से। सही। 6000 अरब रुपए की आप ट्रांजेक्शन लें, हम 2% भी लगाते हैं, 2% भी, ठीक है। तो 6000 अरब का 2% भी लगाएं तो ये बैठे हुए बिजनेसमैन ये भी बताएंगे। लेकिन अगर अब मैं इन्हीं को प्रेशर डालूंगा इनके ऊपर सारे, मतलब FBR का टैक्स कलेक्शन का काम है, FBR पुलिस वाले नहीं है। एग्जैक्टली, यही तो मैंने कहा ना कि अपना एटीट्यूड इन लोगों को चेंज करने की जरूरत है। सर थोड़े से आप इस बारे में बताएं, क्या कहेंगे FBR के उसके फॉलो पे? देखें, जैसे अशरफ भाई ने बात कही है कि इसके रीज़न अगर हम देखें कि ये क्यों है, सबसे पहले तो जी ये क्योंकि सर आम तबका तो देखें वो तो टैक्स पे करता है, आम तबका तो हर तरीके से पिस रहा है ना। अब जहाँ पर बात आती है इस तरह से, तो वो फिर ये लोग एक वर्ड मेंशन करते कि जी हम रिकवरी कर रहे हैं, हम इतनी थी हमारी डेडलाइन है, इस डिजिट के ऊपर हमने आ जाना है। तो जो इनको गिवन टास्क होता है, ये हम हर साल इस तरह से सुनते हैं कि जी ये टास्क दिया गया है, वो टास्क पूरा करना है।
तो अगर वो टास्क पूरा करें बिल्कुल करें, लेकिन अगर उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा करें तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे और मेरे ख्याल में ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा हो भी सकेगी। चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जुनैद नकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं तरीक़ेकार पूछ रही थी कि अगर थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज हो जाए उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं? अच्छा देखें, शायद किसी को ये ना लगे कि मैं कोई बायस्ड बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं न्यूट्रल एक जो है ना आपके सामने नैरेटिव रखूँगा। कुछ बदकिस्मती से है ये कि हमारे यहाँ क़वानीन की पाबंदी करने का रुझान ज़रा कम है। सही। तो इसलिए सरकार को ये लगता है कि हर चीज़ डंडे के ज़ोर से ही चल सकती है। हाँ। अच्छा, कुछ इस तरह की हिस्ट्री शायद कारोबारियों में भी यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्रिक्स करते हैं और फेक इनवाइसेस, हमारे यहाँ से इंडस्ट्री से जो लोग हैं जो सारे ये काम हो रहे होते हैं नज़र आ रहे होते हैं। हाँ। तो इसलिए FBR को भी कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसी करनी पड़ती हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू ऐसी चीज़, जैसे ये ऑर्डिनेंस आया। लेकिन इसमें हमारी गुजारिश सबसे पहले ये होती है कि जो आप टारगेट रख रहे हैं ना, ये रियलिस्टिक अप्रोच में रखें। कोई किसी की आमदनी अगर होगी तो वो पैसे खर्च करेगा, अगर किसी की कोई आमदनी ही वो नहीं होगी तो आप उसको कितना ही जूस निकाल लें उसके अंदर से वो पैसे निकल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी आमदनी ही नहीं है। हाँ। तो आपने जो टारगेट्स रखे हैं वो रियलिस्टिक नहीं रखे। आपने पहले 11 ट्रिलियन रखे, फिर प्रेशर के बाद वो IMF का प्रेशर है या किसी का भी प्रेशर है, आप या तो जैसे अशरफ साहब ने कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाइए, या तो अगर आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया और नज़र आ रहा है कि वही लोग हैं जिनसे आपने टैक्स लेना है, तो आप खुद ही तय कर लीजिए कि क्या उन्होंने मुल्क की मईशत ने इतनी तरक्की कर ली तो उस इंडस्ट्री ने तरक्की की होगी। आपको ओवरऑल पोजीशन नज़र आ रही है। अब आशारिये जो है वो बेहतर होने शुरू हुए हैं। तो आपको जो है, और फिर जब होता यह है कि जब अफरात ज़र बिल्कुल नीचे हो जाती है तो उसमें आम तौर से टैक्सेशन जो है वसूलियाबी जो है वो उसकी शरह कम होती है। तो इसलिए कि शरह कम हो गई, आपकी महंगाई कम हो गई, तो आपकी जो महसूलात हैं उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम ही नज़र आएंगे आपको। तो ये एक लॉजिकल अप्रोच होती है। पहले ये देखें कि आपके टारगेट्स क्या हैं, और फिर जो बात आपने कही कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बदकिस्मती से हमारी पूरी काबीना बहुत अच्छी है, हम सबके साथ ही बैठते हैं, एक जगह आन के हम जो है ना वो हार जाते हैं कि जी जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है हमारे, वो इतने सख्त मिजाज हैं, वो कारोबारियों के सामने बैठते हैं और लगता है कि जी उनके चेहरे पे कभी कोई मुस्कुराहट नहीं आएगी, कभी वो हमसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि कोई लगे उनको। वो हमेशा ऐसा लगता है कि एक टीचर होता था, उसका नाम होता था मौला दाद, तो वो लगता था, वो नहीं होता लेकिन लगता है कि उनके हाथ में जो है ना वो डंडा मौजूद है और वो जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो आपको लगाएंगे। तो ये रवैया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले। देखिए, कारोबारी को अगर आप बैठ के बात करके उससे अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे कहें यार नहीं हो रहा है, आप एडवांस टैक्स जमा करा अच्छा तो सर, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर पूछें कि आप उम्मीद रखते हैं कि FBR की पॉलिसी में नरमी की जाएगी और ताजरों का साथ दिया जाएगा। देखिए, अभी तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। होता यह है कि हमने ये उनका रवैया इस तरह देखा है कि उनकी तरफ से ये कि यार इनसे बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाएगा। तो इनको जो है ना, हाँ, तलवार से इनको सामने जाके इनसे लड़ो, गन से जाके गोली इनको दिखाओ, तो ये जाके ना वो समझेंगे कि यार फिर कुछ ना कुछ तो ले दे के जान छूटेगी। क्यों, इनको अपने टारगेट्स, अब 2 महीने तो बहुत कम टाइम है और उसमें त्यौहार भी है साथ साथ। सही बात, 2 चीज़ें हैं उसके अंदर, एक ईद उल अज़हा है, दूसरा जो है मुहर्रम है, जिसमें लोगों के कारोबार बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको भी नज़र आ रही हैं कि 30 जून में ये टारगेट अचीव करने हैं, जो कि अब नामुमकिन सी बात नज़र आ रही है। उनको इस पर रिव्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन नामुमकिन है। सही। तो अब कितना अपने रवैये में कितनी तब्दीली लाते हैं, ये आगे नज़र आ जाएगा अगले चंद दिनों। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, अशरफ भाई हमारे शो पर आए और मेराज भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे दीगर और ढेर सारी मज़े की बात। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो जनाब आपको बताते हैं कि जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और उस वक्त जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है, उससे आपके दिमाग पे क्या असर होता है, साइकोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और इनफैक्ट अगर इसको मैं इस तरीके से कहूँ ना कि अगर आपकी कमरे की लाइट ऑफ है और आप मोबाइल की रोशनी में मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जी ठीक है ये मेरे लिए, ये मुझे मेरे सुकून का बायस है क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, या कोई रील में देख रहा हूँ तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपके लिए हार्मफुल है, इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है आपके दिमाग पे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने एक बाकायदा तौर पर आपके साथ में इस हवाले से एक रिसर्च शेयर की थी कि जो लाइट्स होती हैं मोबाइल की और अंधेरे में लेट कर मोबाइल इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है आपकी बैकबोन के लिए, कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। अच्छा, अभी जो इसमें रीसेंट है वो ये है कि जो माहिरीन हैं उन्होंने हाल ही में ये पाया है कि बिस्तर पर लेट के 1 घंटा मोबाइल देखना भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एज़ वी नो दैट कि हम जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग मोबाइल का बेतहाशा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इस हवाले से अब क्या ज़रूरी है कि आपने एतदाल में रहना है, और एतदाल में रहकर जो है वो आपने इसको बैलेंस करना है। अच्छा, फिर जो है वो एक और इसके जो रिसर्च है वो इस तरह से है कि नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के माहिरीन ने कहा है कि 45,000 यूनिवर्सिटी तलबा पर तहकीक करके जो है अब ये मालूम किया गया है कि जो मर्द और ख़वातीन रात को बिस्तर पर लेट कर सिर्फ 1 घंटा भी मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो उनमें बेखाबी का ख़तरा होता है 59% जो है ये बढ़ जाती है। यानी कि आप जागते रहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है इंसोम्निक, मतलब आपका दिमाग जाग रहा होता है लेकिन आप खुद आपकी आंखें बंद होती हैं लेकिन जो है वो आपका दिमाग जाग रहा होता है, और फिर जो है वो आप ख़ुद ये सोच रहे होते हैं कि जी शायद मैं सो गया हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा जो है फिर इस तरीके से है कि इसका मज़ीद मैं आपको बताती हूँ, ये आदत अपनाकर इंसान की जो नींद है उसकी जो क्वालिटी है और नींद की जो क्वालिटी होती है वो डेफिनेटली जो है वो मुतासिर हो जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब आपने क्या करना है, आपने इस आदत को जो है वो तर्क कर देना है, और अगर आप इस आदत को तर्क कर देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, फिर आपको बताते हैं कि 7 घंटे, यानी आपने जो करना है इस तमाम सूरत हाल में वो ये करना है कि 7 घंटे की नींद लेना आपको बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से हम बचपन से ये सुनते हैं कि हर नॉर्मल इंसान को 6 से 7, 8 घंटे की नींद करना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरीके से 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो करना बड़ा ज़रूरी है ताकि इंसान जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तवाना रह सके। अच्छा, नींद की कमी जो है वो इंसान को थकन, डिप्रेशन और जो है ना वो सुस्ती और काहली का शिकार बना देती है। तो आपने इससे बचना है और आपने मोबाइल फ़ोन जो है बिस्तर पर लेटकर इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, एक और जो है वो रिसर्च मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और वो रिसर्च जो है वो है मोटापे के हवाले से। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और लोगों का जो बॉडी मास है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पेट की चर्बी और मोटापा पाकिस्तानी मर्दों को बांझपन की तरफ ले जा रहा है। माहिरीन ऐसा कहते हैं। मोटापा और मर्दाना सेहत ये एक संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान में 70% बालिग मर्द मोटापे या ज़ायद वज़न का शिकार हैं, जो जिस्मानी खूबसूरती का नहीं बल्कि हार्मोनी निज़ाम, जिनसी सेहत और जहनी सुकून का मसला बन चुका है। अब जो पेट की चर्बी है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम करके जिनसी कमज़ोरी, बांझपन, डिप्रेशन और मर्दाना खुसूसियात में कमी पैदा करती है। अच्छा जी, माहिरीन के मुताबिक अगर कमर का घेर 90 सेंटीमीटर 35 इंच से ज़्यादा हो तो ये ख़तरे की अलामत है। सिर्फ 5 से 10 किलो वज़न कम करके हार्मोनी तवाज़ुन बहाल किया जा सकता है। यानी हार्मोनी जो है ये आपका जो हार्मोनल है बैलेंस है उसको बरकरार रखा जा सकता है, यानी उनको बैलेंस किया जा सकता है। इलाज का आगाज़ तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली से करें। अब ये जो तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली है, यानी आप इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो बेहतर बना सकते हैं अपनी हैबिट को, तो उसमें है ये कि जी आपने रोज़ाना जो है वो 30 से 35 मिनट की जो है वो चहलकदमी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोटीन वाली जो है वो ग़िज़ा लेनी है, फिर आपने कम चीनी, फिर ज़्यादा पानी ये लेना है, अच्छी बैलेंस जो है वो आपने नींद लेनी है, फिर आपने क्या करना है कि जो जहनी दबाव है, आपका जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है,
उस पर आपने काबू पाना है। अद्वियात भी मददगार हो सकती हैं, मगर माहिरीन की निगरानी में आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि मर्दानगी, जहनी सुकून और आइंदा आपकी जो नस्लें हैं उनका भी ये मामला है। तो ये रिसर्च जो है वो मैंने आपके साथ में की है शेयर। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं या जो डाइट या खुराक हम ले रहे होते हैं, उनका बराह रास्त ताल्लुक ना सीज़न से, समर से या विंटर से होता है। और अब क्योंकि समर है तो इसमें लीमू जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वैसे तो ये दोनों सीजन्स के लिए बड़ा बैलेंस होता है, लेकिन लीमू की अफादियत के ऊपर हम बात करेंगे कि मौसमी गर्मी लीमू और लीमू के जूस की जो अफादियत है वो क्या है, यानी लीमू और लेमन जूस और इसके कितने फ़ायदे हैं, ये हमारे कितने काम आता है और किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, हमारे हाज़मे को बेहतर बना सकता है, स्किन को बेहतर बना सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद है और हमारे साथ हैं सबीन फातिमा। आप दोनों को वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक? ठीक है। अच्छा डॉक्टर शबाना, बताइए कि किस तरीके से लीमू जो है वो वर्कआउट करता है हमारे डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, और लेमन जूस जो है वो कैसे हमारे लिए बड़ा ज़रूरी और बेनिफिशियल है। देखिए सबा, जैसा भी है कि कोई भी मौसम आता है उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी बेनिफिट्स वाली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सारी चीज़ें हमें दी हुई होती हैं। लेमन उसमें से हमारे लिए एक नेमत है। लेमन में जो है आप देखें बड़ी मिकदार में विटामिन सी, सबको पता है सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी होता है बड़ी तादाद में, पोटेशियम इसमें मौजूद होता है। ये वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो इसके अंदर है स्पेशली गर्मियों में ये क्या करता है, हमें हाइड्रेट रखता है। उसके अलावा इसमें एक ख़ास कोलेजन प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, जो हमारा लेमन जूस की आपने बात की। ये जो कोलेजन है ये बहुत बेनिफिशियल होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स, हमारे टेंडन, हमारे स्किन के ग्लो के लिए। उसके अलावा ये कि जैसे गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हमें हमारी बॉडी का ब्लड का एक पीएच होता है, एसिडिक हो जाता है पीएच, क्योंकि पसीना बहुत आता है, एक्टिविटी होती है, हम लोगों की हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती। तो लेमन जो है वो हमारे पीएच को नॉर्मल रखता है, यानी हमारी बॉडी का पीएच जो ब्लड का है एसिडिक होने से ये हमें रोकता है। अगर ऑलरेडी किसी को somebody having stomach issues, ठीक है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको सोर फीलिंग आ रही है, उसका जो स्टमक है वो जलन की तरफ जा रहा है, किसी को वैसे ही जो है ना वो खाना हजम नहीं होता, उसके लिए लीमू कितना इफेक्टिव है? देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो कोमॉर्बिड्स है, उसके लिए तो ज़ाहिर है आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये होता है ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और बॉडी में रुकता नहीं है, तो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन के ज़रिए, जो अगर इसकी एक्स्ट्रा हमारे पास क्वान्टिटी आ जाए तो। लेकिन हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे टिश्यूज सेल्स की जो है वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर से हमें रोकता है, और इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में 70 to 90 mg पर डे। वो लोग क्या करें, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम जी बता रही हूँ वो भी, क्योंकि देखें जब हम लेते हैं अगर कोई हमें एसिडिटी है या हमें कोई ऐसा है कि कोई ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अल्सर है, तो उसमें तो जाहिर है ये डिटोरिएट कर देगा उन कंडीशन को। लेकिन सबको तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करते हैं मेजॉरिटी की, जो जनरली मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में गर्मी में जो लोगों के साथ प्रॉब्लम है ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर बड़ी तादाद में जो है पोटेशियम होता है। मेजॉरिटी की तो हम बात करते हैं, लेकिन इसमें ये वो लोग भी तो शामिल है ना जिनको बेचारों को मेरे का प्रॉब्लम है, लेमन ना यूज करें। हाँ, तो दैट्स द फाइन थिंग कि आप उनको ये सजेस्ट करें ना कि फिर वो लेमन यूज ना करें, ताकि अगर उनको स्टमक इश्यूज हैं। लेकिन ऑब्वियसली 90% लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं और उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी है, तो उनके लिए लेमन बड़ा बेनिफिशियल है। जी कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ इसमें ना सिर्फ विटामिन सी, लेकिन इसमें एक खासियत ये भी है, देखिए हम हर चीज़ थोड़ी मिकदार में अगर लेते हैं, इसमें बड़ी तादाद में जो है पोटेशियम है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। और एक लेमन के अंदर तकरीबन 145 ग्राम के मिलीग्राम जो है वो पोटेशियम मौजूद होता है। तो हमारी बॉडी में लेस दैन 1 मिलीग्राम जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो तरह से ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे ख़ास जो है वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के में कैंसर को रोकते हैं, और उसके अलावा ये कि हमारी बॉडी में इन्हांस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। अब जैसे आपने कहा कि अगर किसी को एसिडिटी है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है वो अवॉइड करें, लेकिन जो किसी लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसमें ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी हमारी बॉडी के उस सिस्टम को जो कि बीमारियों से लड़ सकता है उसको तेज़ करता है। और उसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की मिनरल्स हैं जिनको एब्जॉर्प्शन, जैसे आयरन की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। स्किन को ग्लो देता है, हमारी डाइजेशन में हमारे हेल्प
हेल्प करता है, हाइड्रेट रखता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। लेमन एक ऐसा कुदरती ज़रिया है और सबसे बड़ी बात है इतना इकनॉमिकल, एक ऐसी चीज़ है ना, इकनॉमिकल चीज़ है। और जितनी भी अगर आप लेमन ज़्यादा मिकदार में भी ले लेते हैं, सपोज जैसे नॉर्मल आदमी की हम बात करें, और तो उसमें ये हमारा एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन के अंदर से। और इसके अलावा ये किडनी के स्टोन बनने से भी रोकता है, क्योंकि ये किडनी में जो है यूरिनरी जो है वो सिट्रेट्स बनाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल जो किडनी में बन जाते हैं, जो हम टॉक्सिन्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ये उसको भी डिसॉल्व कर देता है, उसको भी डिसॉल्व कर देता है। चले जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन हमारे साथ मौजूद है और सबीन से पूछेंगे लीमू के फायदे क्या क्या हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जी जो लीमू है, लीमू का जो रस है या लेमन जूस है और इटसेल्फ लेमन है, ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए और हमारी डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए, हमारे ब्लड फ्लो के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। जी ज़मीन ज़रा बताइए आपने, और टोटका भी साथ साथ बताते जाना है इसका। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और बहुत ही एक कहते हैं कम खर्च बाला नशी, हाँ, वो आज का टॉपिक मैं समझती हूँ वो है कि हम जो है कम खर्चे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तो लेमन जो है वो ऐसा एक, आप उसको फ्रूट में भी ले सकते हैं, वेजिटेबल में भी ले सकते हैं, कि वो ऐसी चीज़ है कि जो सर्दियों के, गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। जैसे कि हम उसको ग्रीन टी में शामिल करते हैं, लेमन, हाँ, लेमन बिल्कुल ग्रीन टी में और करते हैं। हाँ। ग्रीन टी में हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारी खाने के बाद जो है वो ग्रीन टी यूज़ करनी है। तो क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो फ्रोज़न आइटम में आ गई है, तो हमने जो है वो लेमन को उठा के ग्रीन टी में शामिल कर दिया। लेकिन अगर हम ओरिजिनल उसको इसी तरह लेमन जूस को यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम फ्रोज़न आइटम की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कि जैसे लाइक के आपने पानी गर्म किया, पानी के अंदर आपने पुदीने के पत्ते शामिल किए, साथ में उसमें लेमन शामिल किया, लेमन के स्लाइस करके, और वो ग्रीन टी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो बजाय इसके कि आप बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल करें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें। अब मैं ब्रांड को भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हम खुद ब्रांड पे काम करते हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। बट ये कि एक कुदरती चीज़ के इस्तेमाल करने में और एक बाहर की चीज़ इस्तेमाल करने में फ़र्क होता है। इसी तरह लेमन जूस जो है वो बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि ज़्यादा नींबू इस्तेमाल करने से गला जो होता है वो ख़राब हो जाता है। सही। उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप सॉल्ट शामिल कर लें, नमक के साथ नींबू का इस्तेमाल करें, तो जो उसकी खटास होती है नींबू की, हाँ, वो उसको काट देती है। सही। या तो सिरका शामिल कर लें, हाँ, वाइट सिरका, सही, जो सेब का सिरका होता है वो कहलाता है, वो शामिल कर लें, या फिर उसमें नमक शामिल करके नींबू का इस्तेमाल करें, तो वो डायरेक्ट आपके गले पे अफेक्टेड नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्ट गले पे फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा। उस पर, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा सम टाइम ऐसा होता है हम खाना खाते हैं तो हमें कि हम ग्रीन टी इस्तेमाल करें या लेमन को थोड़ा सा हम जूस के तौर पे पी लें ताकि वो हज़म हो जाए, हाँ, हमें, तो वो गला जो है वो पकड़ लेता है और लोगों को शिकायत होती है कि नहीं भाई हमें लेमन सूट नहीं कर रहा। हाँ। तो उसके लिए कि नमक या सिरका दोनों में से कोई भी चीज़ एक मिला के और उसका इस्तेमाल करें, तो वो बल्कि काली मिर्चें भी आप साथ में शामिल कर सकते हैं। अच्छा सबीन, अभी जल्दी से एक और मेरे व्यूवर्स के लिए ना अच्छा सा कोई टोटका, कोई लेमन की कोई ऐसी टिप जो वो कहें भाई ये जो है लेमन 10 में हमने पता किया था और भाई ये सबीन ने तो आतंक जो है वो बता दिया है। हाँ बिल्कुल। देखिए लेमन की सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और जो घर में हर चीज़ मैं कहती हूँ मौजूद हो, उसमें एक रेसिपी है कि आपने एक लेमन लेना है, उसके साथ आपने गुड़ लेना है, गुड़ को आपने मिट्टी के प्याले में भिगो देना है। मैं हमेशा ये बताती हूँ ज़रूर, हाँ, रेसिपी भी और रेमेडी भी, कि आपने एक मिट्टी के प्याले में गुड़ को भिगोना है 2 से 3 घंटे के लिए। हाँ। जब गुड़ जो है डिज़ोल्व हो जाए तो उसको छान लें, छानने के बाद जो है उसमें लेमन जूस शामिल करें और तुख्म बलंगा शामिल करें। अच्छा, वो शामिल करके और वो पिएं आप, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। गर्मियों के लिए तुख्म बलंगा, लेमन जूस और गुड़ का पानी, ये तीनों चीज़ें आप जब मिलाएंगे तो आप यकीन करें आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल ऐसा लाइक के जैसे गन्ने का जूस पी रहे हैं आप, क्योंकि उसमें गुड़ भी है, लेमन भी है और तुख्म मलंगा जो है, तुख्म बलंगा वो एडिशनल एक। अच्छा वो किस लिए वैसे ज़्यादातर क्या यूज़ होता है सबीन उसका? तुख्म बलंगा, मलंगा, हाँ तुख्म बलंगा, मलंग तो वो होते हैं जो मज़ारों में होते हैं। तुख्म बलंगा, तुख्म बलंगा देखिए बहुत सारी चीज़ों में शामिल होता है और क्योंकि वो ठंडा होता है तो गर्मियों में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप जो है वो
किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में शामिल स्किन कर सकते हैं। टाइटनिंग के लिए ना ये तुख्मे बलंगा जो है ये बहुत ज़बरदस्त है जी। अगर आप चाहते हैं यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किन इलास्टिसिटी, यानी आप अगर अपनी स्किन की जो कहना चाहिए ना कि चाहते हैं कि इस पीछे से टाइट रहे, लूज ना हो, तो स्किन टाइटनिंग के लिए तुख्मे बलंगा बहुत ज़बरदस्त। सबा एक छोटी सी मैं मेडिकली भी टिप दूंगी, ये जो इसको हम तुख मलंगा जिसे आप लोग कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिया सीड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीज में ये दिया जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 बड़ी मिकदार में होता है, विटामिन D3 बड़ी मिकदार में होता है। ओमेगा 3 जो है हमारे पूरे सिस्टम्स की रिपेयरिंग करता है, आपको बूढ़ा होने से रोकता है, आपके दिल को तकवीत देता है। सही सही बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इसमें ओमेगा 3 होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है और ये स्किन को किस तरीके से रीजुविनेट करता है? क्योंकि देखिए डॉक्टर शबाना, स्किन के ना आजकल 2 से 3 मसले हैं और मेजर मसले ये हैं कि जी आप यंग कैसे दिख सकते हैं, सही है, ठीक है, हर किसी का मसला कि जी हमारी स्किन जो है वो रीजुविनेट हो जाए, हम यंग दिखें। दूसरा ग्लो, तीसरा ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन लगे, ठीक है। तो ये जो तुख्मे बलंगा है ये किस तरीके से स्किन के लिए फ़ायदेमंद है? एक तो मैंने बताया कि इलास्टिसिटी उसकी स्किन टाइटनिंग के लिए है, बट बाकी क्या है इसके फ़ायदे? देखिए सबा, हम जो खाते हैं वो हमारी स्किन पे आता है। एक्चुअली जो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम अगर ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। जैसे आपको मैंने बताया विटामिन C अगर आप लेते हैं तो आपकी स्किन की रीजनरेशन, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो इस तरह हैं कि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली रीजनरेट होती है, पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं और नए सेल्स हमारे बनते हैं। तो इसी तरह से हमारे स्किन के भी सेल्स हैं, स्किन की ऊपर की एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है वो झड़ जाती है, उसके बाद नए सेल्स आते हैं। तो ये सब इन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए, हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है, हमारे जितना भी सिस्टम आखिर जो सेल्स बनते हैं टूटते हैं उसका अमल अंदर हमारे ब्लड में डिफरेंट केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनकी वजह से होता है। तो जो ये हमारी उन सारे सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे केमिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होती हैं उसको इन्हांस करता है, उन सिस्टम्स को सही करता है। तो हमारे डाइजेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही, अच्छा अगर हमारा निज़ाम हमारा डाइजेशन सही नहीं होता तो ऐसा होता है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम खा रहे होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब ही नहीं होती, वो डायरेक्टली यूरिन से या हमारे स्टूल के ज़रिए निकल जाती हैं। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप ओमेगा 3 लेते हैं आपका जितना भी जो है वो GIT, आपका गैस्ट्रिक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है, आपकी मिनरल्स एंड वाइटामिन, जैसे मैंने कहा कि जब आप लेमन लेते हैं तो लेमन जो है वो आपके आयरन को एब्जॉर्ब करता है। वैसे आप कह रहे हैं कि हम आयरन खा रहे हैं, हम गोरे क्यों नहीं हो रहे, हमारा खून क्यों नहीं बन रहा, उसकी वजह ये होती है कि आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। उस लेमन आप लेते हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन आसान हो जाती है। हम कैल्शियम ले रहे होते हैं, हम कहते हैं इतना हमने कैल्शियम ले लिया लेकिन हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं है। जब हमने कैल्शियम का टेस्ट कराया हमें ऑस्टियोप्रोसिस आया, हमें ऑस्टियोपीनिया आया। उसकी क्या रीज़न है? कैल्शियम के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम जब ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जब आपका विटामिन D3 पूरा होगा। अब जब विटामिन D3 आप अगर ये लेते हैं, फ्लैक्स सीड लेते हैं जिसको आप तुख मलंगा कहते हैं, इसके अंदर जो है तुख मलंगा में बड़ी तादाद में विटामिन D3 भी मिलता है। डॉक्टर सुबाना बलंगा अभी बलंगा है, बलंगा अभी बताया सभी सॉरी हम लोग तो उसको फ्लैक्स सीड कहते थे, जैसे कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली बात ये होती है कि हमारी जो वो देखने वाले होते हैं नाज़रीन, उनके लिए प्रोनाउंसिएशन का ठीक होना बड़ा उनके लिए जरूरी जो है है ना वो भी सही है। और उसके साथ ये होता है कि जो हमारी हाउस वाइफ हैं, ख़वातीन घर में देखने वाली होती हैं, वो ज़रा एक ईजी तौर पे इसको जो है ना ले लेती है, अच्छा तुख्मे बलंगा, अच्छा ये फिर उसी की बात हो रही है कि जो उसमें शामिल किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। अच्छा ये रूह अफ़ज़ा में ज़्यादा शामिल किया जाता है क्योंकि एक कॉमन वर्ड है, तो हम बचपन से सुन रहे हैं अपने दादी नानी से, तो इस वजह से मेरी खैर क्योंकि मैं उर्दू पे मेरी महारत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्टिकल्स वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी लिखती हूँ वो उर्दू में ही लिखती हूँ, तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं उसको जो है उसी तरह रिप्रेजेंट करूँ कुछ जगहों पे। जी हाँ बिल्कुल। सबीन जो है वो हमारे शो पर इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर शबाना आपको बेहद शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आई हैं। और जिस तरीके से उर्दू की बात करिए ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि सबीन जो भी टोटके आपको बताती हैं उसमें ये कोई दकीका फ़रोगुज़ाश नहीं छोड़ती होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात करेंगे कि काला नमक जो है
वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में, इसके क्या फ़ायदे हैं और काले नमक से जो है वो क्या आप हासिल कर सकते हैं इस सेंस में कि आपका हाजमा या फिर दीगर इसके जो टोटके होते हैं वो कितने बेनिफिशियल हैं। तो इस पर बात करने के लिए सबीन फातिमा तो हमारे साथ ही हैं पिछले सेगमेंट से, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है शाह भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आज तो भाई मैंने और शाह भाई ने जो है ना वो मैचिंग की हुई है और हमेशा शाह भाई यही करते हैं, मैचिंग ही कर लेते हैं। चले जी शाह भाई, ये बताएं काला नमक कितना ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं इसके और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, काला नमक बेतहाशा भी इस्तेमाल ना करें, अच्छा, ताकि बीपी को शूट ना करे ओके, सही सही। लेकिन ये हाजमेदार होती है और दूसरा ये है कि ये मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, ग़िज़ा को ज़ूद हज़म करती है। इसे आप फ्रूट चाट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ में भी डाल सकते हैं। और इसमें यह है कि बाज़ लोगों के दांतों में दर्द होता है, बाज़ लोग सफ़ेद नमक डालते हैं ना, आप काला नमक डाल कर देखें, आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको काला नमक, माजू और समंदरी झाग, इससे बारीक पाउडर बनाकर आप इससे मंजन करें दांतों पे, अच्छा। आपके दांत साफ भी होंगे और गर्म ठंडा लगता हो उसे भी दूर करेगी ये। सही, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सही। सबीन, काला नमक जी, काला नमक शाह साहब काला नमक डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शाह साहब ने कहा कि समंदरी झाग, तो मैंने कहा शायद लाव आके रखा होगा समंदर से झाग। नहीं, ये पीसेस की शक्ल में मिलते हैं जो तोतों के बिल्कुल, आगे भी वो रहते हैं। हमारे पंसारी के पास मिलते हैं ये सारी चीज़ें। काला नमक जैसे बताया हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में भी शामिल कर सकते हैं हम। और जैसे हम लेमन की बात कर रहे थे, तो लेमन में आप जैसे वाइट सॉल्ट जो है वो शामिल करते हैं, तो उसको हम हटा के हम ब्लैक जो काला नमक है वो भी शामिल कर सकते हैं। काला नमक जो है जैसे इन्होंने बताया कि फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काला नमक जो है वो हम मसूर की दाल और चावल जब हम बनाते हैं, तो चावल और दाल को अलग बनाने के बजाय हम एक ही साथ बना के और उसमें हल्की सी एक काले नमक की लेयर भी लगा सकते हैं, जो खाने में भी बहुत अच्छी होती है और प्रेजेंटेशन के तौर पे भी बहुत अच्छी होती है। सही। मूंग मसूर की दाल और चावल बिरयानी की तरह उसको फ्लोर बना के और उसमें एक काले नमक की लेयर आप बिछा दें और उसके बाद आप उसको खाएं, वो आपके खाने में भी बहुत अच्छी होगी और प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, सब एक चीज़ बताऊंगा कि जिस तरीके से हम शरबत पीते हैं, आप जामुन का शरबत बनाएं, उसमें काला नमक के थोड़ा सा मिला लें, और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में जिन लोगों को सीरम इंसुलिन बढ़ रहा हो, अच्छा, उनके लिए भी बहुत बेहतर है। उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, जिस तरीके से भी आपने कहा कि काले नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बीपी जो है वो उसको शूट कर देता है। बीपी वाले इस्तेमाल, हाँ, बीपी वाले इस्तेमाल ना करें। यूजुअली किस तरीके से डाइट में शामिल किया जा सकता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपने दिन में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दिन, एक होता है ना कि अगर आप इस चीज़ को इतना इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, या एक्सेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा? नहीं, अगर बीपी की शिकायत नहीं, आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अगर बीपी की शिकायत है तो पहले अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें, फिर उसके बाद आप, और वो भी बहुत मामूली मिकदार इस्तेमाल किया अच्छा, सही। आमतौर पे आड़ू का शरबत भी बनाया जाता है, उसके अंदर भी ये डाला काला नमक डाला जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में जो फ्रूट में शामिल होता है, फ्रूट के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, सही, काले नमक को। इसका कोई टोटका है सभी ने, इसका कुछ इस तरह का कि कोई ऐसी रेमेडी, होम रेमेडी, या फिर स्किन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए कुछ देखिए, हाजमे के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम काला नमक और साथ में जीरा, काला जीरा जो होता है, काला जीरा, तो काला जीरा, काला नमक दोनों को आप पीस लें, क्योंकि ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि काला नमक जो होता है वो डली की सूरत में होता है, वो टुकड़ों की सूरत में, टुकड़े जैसे होते हैं, तो उसको आपने पीस के उसके साथ काला नमक और काला जीरा, अगर काला जीरा नहीं है तो आप सफ़ेद जीरा भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पीस के आप चूरन के तौर पे उसको खाने के बाद दिन में खाएं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये दोनों चीज़ें, नमक भी और जीरा भी, जीरा तो वैसे भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप चाहें तो इसको हम जो है वो इसको गर्म पानी के अंदर भी डाल के पी सकते हैं। आपने 1 कप गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा आपने काला नमक शामिल किया, जीरे का पाउडर शामिल किया, और उसको आधा कप आपने दिन में पी लिया। सही। ये तमाम चीज़ें जो मैं बताती हूँ या शाह साहब भी बताते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आप दिन में इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए रात में टाइमिंग ऐसे होते हैं कि रात में हमें सोना होता है, और जब आप लेटते हैं तो लेटने के बाद वो फिर
उस तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। पाता। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली जी। थोड़ा सा आपको वॉक करना होता है ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सबा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। दोनों को सलाम हो। और शाह साहब तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत छाए हुए हैं हर चैनल पे माशाल्लाह से। मेरे 2-3 सवाल हैं सबा। मेरा एक तो सबसे बड़ा सवाल ये, काला नमक को काला नमक क्यों कहा जाता है, पहले ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जो काला नमक होता है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि बहुत सारे नमक मिल रहे हैं, हमें काले नमक की शनाख्त क्या हो सकती है, सही जो काला नमक होता है। अच्छा, दूसरी बात ये तो ये कि ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो बेदरे इसका इस्तेमाल है ना। मैं तो जो भी चीज देखता हूँ उसको डालते हैं। अब आप कहीं फल लेने चले हैं या अमरूद किसी ले रहे हो काट के, वो डालते हैं, वो इतना सारा नमक डाल देते हैं कि उसके अगर ज्यादा इस्तेमाल के क्या नुकसान है, मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू सब जी। काले नमक को काला नमक क्यों कहा जाता है? देखिए, काला नमक होता है वैसे तो इतना ब्लैक नहीं होता ये। हाँ। ये थोड़ा थोड़ा सा रेडिश होता है, जैसे मैरून टाइप का होता है। अगर इसे गौर से देखें, इसको पीसने के बाद देखेंगे तो ये वाइट और थोड़ा थोड़ा सा रेड ऐसा लगेगा, पिंक सा लगेगा आपको। और इसका जायका जो है वो सफ़ेद नमक से डिफरेंट होता है। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि काला नमक का जो साइड इफेक्ट है वो बीपी को शूट करता है, तो इसलिए इसको नॉर्मल कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आमतौर पे भी चुटकी चुटकी करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर काले नमक को काला नमक क्यों कहा जाता है सब? मेरी भी सुन लें। अच्छा, आप ही की तो सुन रही हूँ शाह भाई, मैं जब से बैठ के मेरे घर में कोई नहीं सुना। हाँ। तो इसमें ये अफारा हो जाता है पेट। अच्छा, पेट सही। फूल जाता है। हाँ। अब पेट को, अफारेपन को ख़त्म करने के लिए, गैसेस को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है सूखे लीमू, सौंफ, अजवाइन, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। काला नमक इसमें डालेंगे आप 10 ग्राम। अच्छा। इनको मिला के पाउडर बना ले, एक अच्छा चूरन हाजमे का आपके घर पे तैयार हो गया। और अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो काला नमक ना डालें, इसे पाउडर बना के रख लें और आधी चम्मच खाना खाने के बाद पानी से लें। आप देखें 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। सही। सबीन जी, काले नमक को काला नमक क्यों कहा जाता है, और अगर इसका एक्सेस हो जाए तो फिर क्या करें? और एक और उन्होंने बात किया, एक और उनका क्वेश्चन था कि भाई इसको बहुत सारे जो फ्रूट वाले अमरूद पे हाँ, तो वो देखिए असल में जो ना, मैंने जैसे बताया कि बाहर की चीज़ें तो ये होती हैं कि उसमें वो कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्सेस में चीज़ें शामिल करते हैं, जो हम अमरूद वाले शामिल करते हैं या फालसे वाले जो उसमें शामिल करते हैं, तो उसमें वो चाट मसाला भी डाल देते हैं। चाट मसाले की वजह से काला नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से हमारा बीपी भी शूट हो जाता है। हाँ। या हमें बहुत ज़्यादा गले में हमारी तकलीफ़ होती है। तो क्योंकि वो बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने टेस्ट लेवल बरकरार रखना है, उसमें वो काली मिर्चें भी शामिल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें काली मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। अच्छा, काले नमक की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल में शाह साहब काला नमक जो है काली पहाड़ से नहीं बरामद होता। नहीं, ये होता है, ये भी कुदरती होता है, ये बनता नहीं है। ये नेचुरली उस जगह से आता है। अच्छा, जिस जगह पे स्टोन जो होते हैं ब्लैक होते हैं। ब्लैक से मीन्स के वही कि हम बात करें कि वो एक्चुअल में ब्लैक नहीं होते, उसे पिंक कलर के, से आप बता रही हैं कि मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं जब वो मिल जाते हैं तो फिर वो मिल के उसकी शक्ल जो है, उसका कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है। तो जैसे अभी हम गए थे विजिट के ऊपर थरपारकर, तो वहाँ पे कोयले की बात हो रही थी कि हाँ कोयला जा रहा था, तो कोयला जो था व्हाइट कलर का था। हाँ, बिल्कुल। तो हमने कहा कि ये कोयला तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक कलर का है, लेकिन ये व्हाइट कलर का जा रहा है। तो उन्होंने फिर हमें पूरी उसकी डिटेल बताई कि भाई ये जिस जगह से हम निकाल रहे हैं ये वाइट पत्थर है, पत्थर को तोड़ने के बाद जब इसमें से निकलेगा कोयला तो वो ब्लैक निकलेगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो चीज़ आप देख रहे होते हैं वो आपको नजर नहीं आ रही होती है। बिल्कुल, दिखता कुछ है, होता कुछ है, बनता कुछ है और निकलता कुछ है। अच्छा जी, शाह भाई हमारे साथ किस्में भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, काला नमक है, सफेद नमक है, पिंक नमक है, टमाटर का नमक है, खरबूजे का नमक है, खीरे का नमक है, हर चीज का नमक है। अच्छा जी, ये तो भाई बड़ी ये जरा थोड़ा सा बताएं कौन कौन से कितनी इकसाम के होते हैं नमक? और बहुत सारे, मैंने कहा ना खरबूजे का नमक, लेकिन ज्यादा फेमस कौन सा है? फेमस जो है वो काला नमक और लाहौरी नमक। लाहौरी नमक की क्या है खासियत? खासियत ये है कि खाने पीने में डलता ही है, बाकी ये है कि कुछ मंजन वगैरह में डलता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं ले सकते इससे आप, कोई काम। अच्छा, मेरे ख्याल में चलिए जी, लाहौरी नमक से और क्या क्या काम लिया जा सकता है इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पे जो है यहाँ पर एक बहस हो रही है और बहस ये हो रही है कि जी लाहौरी नमक, अब सबीन जो है उनका स्टांस क्या है वो पूछते हैं और शाह भाई जो है वो किस तरफ है, जरा दोनों बताएं आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं काले लाहौरी नमक पे। देखिए बहस इसलिए हो रही थी कि लाहौरी नमक जो है ना, इन्होंने कहा सिवाय इन चीज़ों की जो इन्होंने बताई इसके अलावा काम नहीं आता। ऐसी बात हरगिज नहीं है। लाहौरी नमक जो है, जैसे आपको कोई चोट लग जाती है तो उसमें लाहौरी नमक और देसू के फूल और टेसू के फूल ही कह रहे हैं। जी जी जी, आप और अजवाइन उसको आप गर्म पानी पका के या तो सिकाई कर सकते हैं उससे, तो उसमें भी लाहौरी नमक इस्तेमाल होता है। अच्छा। इन्होंने जैसे कहा कि नहीं लाहौरी नमक हरगिज इस्तेमाल नहीं होता किसी और चीज के अंदर। मैंने कहा खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत मामूली मिकदार, लेकिन उसके अलावा नहीं शामिल। मंजन भी बन सकते हैं। लेकिन वो जो आप बता रही थी कि जो टोटका बता रही थी पाँव का टोटका के पाँवों के ऊपर भी लगाया जा सकता है, वो क्या बता रही थी? हाँ, मैं ये बता रही थी कि जैसे अगर पाँव मुड़ जाता है या पैर मुड़ जाता है या कोई चोट लगती है, खास तौर पे सर्दियों के अंदर, वो लाहौरी नमक आप जो है ना पानी को, गर्म पानी को पतीले में रख के उसको पका लें अच्छी तरह और उसमें लाहौरी नमक शामिल करें, तेसू के फूल शामिल करें और अजवाइन शामिल करें। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो उसको नीम गर्म होने के बाद उसमें आप हाथ को या पाँव को या घुटने को टिकोर कर लें, या उसमें हम कपड़ा भी लेके, टॉवल लेके उसको अच्छी तरह भिगो के और वो भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो टब में या किसी बाल्टी के अंदर स्वेलिंग को भी उतारती है और दर्दों को भी खत्म करती है। अच्छा, अगर आपके दाढ़ में भी दर्द, अगर घुटनों में दर्द है तो वो लाहौरी नमक उसको किस तरीके से लगाया जाए? वो यही ना, उसको पानी के अंदर नीम गर्म पानी। अच्छा, अगर आप घुटने को दर्द से, तो आपको घुटना, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, टब नहीं है या बाल्टी नहीं है, तो आप उसके अंदर टॉवल को डिप करके उसको अच्छी तरह से उसको भिगो के, और वो जैसे बैग आते हैं, गर्म पानी के बैग आते हैं, आप उसमें इसी तरह उसको यूज कर सकते हैं टॉवल के थ्रू, घुटनों के लिए खास तौर पे, या जॉइंट्स में जहाँ पे भी आपके दर्द हो रहा हो वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, शाह भाई आप जरा बताएं कोई मजीद लाहौरी नमक के हवाले से, काले नमक के हवाले से ऐसी कोई चीज़ जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, उनके हेल्थ के लिए हो? देखिए, काले नमक के साथ मैं बता सकता हूँ जिनका पेट, जैसे पेट निकला हुआ होता है, फालतू चर्बी बहुत ज्यादा है। अब बाद लोग कहते हैं बाकी बॉडी तो सही है, लेकिन पेट निकला हुआ है। अब सिर्फ पेट को कम करने के लिए आपने सिर्फ 3 चीजें लेनी है: अलसी के बीज, जीरा सफेद, काला नमक। अलसी के बीज 100 ग्राम, जीरा सफेद 100 ग्राम और काला नमक इसमें डालेंगे आप 20 ग्राम। अच्छा। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, मर्जी आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे, आधी चम्मच चाय वाली मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। अच्छा। दिन में 2 बार करें। आप देखें 1 हफ्ते में आपको कितने कपड़े लूज महसूस होते हैं और 1 महीने में आपका कितने इंच पेट पीछे हटता है। कितने इंच पेट पीछे हटता है सबीन, आप ज़रा बताएं। यही चर्बी पेट कम करने की टोटका? उसके लिए बहुत अच्छा सा एक टोटका है कि आप काले नमक के साथ जीरा, और साथ में उसके जो है वो आप काली मिर्च। आसान सा टोटका बताना भाई। देखिए, आसान चीज़ जो है ना, हम तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आसान बात ही वो चीज़ें बताएं जो आपके घर में मौजूद हो। काला नमक भी आपके घर में मौजूद होता है, जीरा भी आपके घर में मौजूद होता है, और काली मिर्चें भी होती हैं। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के, और उसका जैसे मैंने अभी बताया कि चूरन या पाउडर के फॉर्म में उसको बॉटल में रख लें, और वो आप खाने के बाद उसको इस्तेमाल करें या अपनी पसंद के मुताबिक, जैसे शाह साहब ने कहा कि आप किसी भी टाइम उसको खा सकते हैं चूरन के तौर पे। सही जी। एक होता है ओवरऑल बॉडी को कम करना, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी या डबल चिन, इन सबको कम करने के लिए आपने लेना है बंद गोभी। अच्छा। जी हाँ, बंद गोभी आप 1 बाउल ले लें और उसी में एक टिंडा ले लें। उसके छिलकों के समेत 4 पीस कर लें, पहले धो लें, धोने के बाद उसके 4 पीस कर लें और 1 बाउल उसमें बंद गोभी डाल के उसे खूब पकाएं 5 गिलास पानी में, इसका सूप निकल आए। फिर इसमें काला नमक डालकर आप खाएं, वो पिएं। आप देखें आपकी पूरी बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जो चीज याद रखिएगा 15 दिन में काम नहीं करे वो 15 साल में भी नहीं करेगी। इस्तेमाल करके बताइए भाई। आप लोगों ने ज़रूर ये जो गोभी वाला है ना टोटका, ये आपने ज़रूर शाह भाई का जो है वो ट्राई करना और बताना भी है कि आप लोग को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मोटापा कम करने का कोई और टोटका है? उसका टोटका बहुत अच्छा है कि इस वक्त तरबूज आया हुआ है। अच्छा। ठीक है, तरबूज को काले नमक के साथ आप इस्तेमाल करें। ठीक। आप तरबूज का जूस बना के भी उसमें शामिल कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप तरबूज का जूस नहीं बना पा रहे तो फिर आपको जो है वो तरबूज के छिलकों की भुजिया बनानी है
अच्छा जी, तरबूज के छिलकों की भुजिया जो है वो बहुत अच्छी भी बनती है। सही। और उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ। तरबूज के छिलकों की भुजिया, वो जो है आपने एक प्याज को सौते करना है, उसमें सिर्फ जीरा शामिल करना है, कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। प्याज शामिल करना है, जीरा शामिल करना है, और अगर आप उसका कलर थोड़ा सा देना चाह रहे तो हल्दी, एक चुटकी हल्दी शामिल करें, और प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से कटिंग करके और उसको दम पे रख दें। उसमें पानी डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, क्योंकि छिलका जो होता है, छिलके के साथ जो होता है तरबूज वैसे भी लगा हुआ होता है, तो वो पानी जो है ना उसी में वो छिलका गल जाता है। और उसको अच्छी तरह से भुनाई करें और वो खाएं, आप खुद देखेंगे कि आपका फैट जो है वो कम होता रहेगा। सही, फैट बर्न होता रहेगा। जी, सही जी, अब फैट इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि आप बुरे लगे, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। तरबूज जब खाएं तो मगरिब से पहले तरबूज जब खाएं तो जी मगरिब से पहले खाएं। चलिए जी, आज मेरी पूरी कोशिश थी कि सारे जितने भी टोटके हैं ना और आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो पूछ लिए जाए। तो शाह भाई और सबीन फातिमा हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त, आपका बहुत शुक्रिया। शो में अब शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर आपने हमारी सोशल साइट पर बताना है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।